तो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आज एक और वीडियो में। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में और उसके रिलेटेड कंपनीज के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्योंकि कच्चे तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इथेनॉल का पुश गवर्नमेंट का बहुत हाई हो रहा है। यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल हम यूज़ कर सकें ब्लेंडिंग में मतलब कि पेट्रोल में इथेनॉल मिला के बेच सके। जो कि पहले केवल 5% होता था, वो गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अब आप 10% तक करंटली कर सकते हैं, 10 to 11% तक। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो 20% इसको ले जाए कैलेंडर ईयर 25 तक। यानी कि 2025 तक जो पेट्रोल बिकेगा उसमें 20% तक इथेनॉल मिलाया जाएगा। उससे कंप्लायंट व्हीकल्स भी आएंगे। जो भी BS6 नॉर्म्स के व्हीकल्स हैं वो सभी 20% इथेनॉल के लिए कंप्लायंट हैं। जो पुराने व्हीकल्स हैं उनके लिए भी जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो 10 to 15% पुराने व्हीकल्स में भी डालेंगे। तो इस वजह से हमने देखा है कि इथेनॉल की डिमांड बहुत बढ़ रही है, और इस वजह से जो शुगर कंपनीज हैं उनको जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम ये इंडस्ट्री देखेंगे तो इस इंडस्ट्री में बेसिकली तीन मेजर चेंजेस जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। कि सबसे पहला है पॉलिसी शिफ्ट जो कि मैंने डिस्कस करा। सरकार का फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस सेक्टर पे, क्योंकि कच्चे तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमने डिस्कस करा किस तरह से गवर्नमेंट ने 2018 में एक बायोफ्यूल पॉलिसी लाए, और उसके अकॉर्डिंग 2018 से धीरे धीरे करके हम इथेनॉल की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं। और करेंटली वो 10 to 11% है, जो कि हम कह रहे हैं 2025 तक 20% तक हो जाएगा। तो जो बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी 2018 में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि इथेनॉल इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड है कि वो ग्रो करेगी 16.5 बिलियन डॉलर्स तक 2030 में। यानी कि अगले 8 ईयर्स में हम लोग अराउंड 20% की केगर से ग्रो करने वाले हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो है डीलेवरेजिंग, क्योंकि कंपनीज के पास काफ़ी अच्छा कैश फ्लो आ रहा है। पहले क्या होता था कि चीनी में उनको मार्जिन्स कम होते थे, क्योंकि चीनी के प्राइसेस फिक्स होते थे। एक मिनिमम प्राइस रखा हुआ था सरकार ने, और ज़्यादा प्राइसेस बढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंजम्पशन आइटम है। तो सरकार को इससे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि आप थोड़ा चीनी बनाएं और बाकी इथेनॉल बनाएं, और इथेनॉल से हमें रेगुलर ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी OMCs हैं वो इथेनॉल इनसे खरीदते रहते हैं। तो इसलिए हमें क्या एक्सपेक्ट है, जो कंपनीज पहले एक एवरेज अगर इंडस्ट्री की एवरेज लें तो उनका जो डेट था वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 था, डेट टू एबिटा, और वो रिड्यूस होकर 1.5 हो गया है। लेकिन आगे आने वाले सालों में उम्मीद है कि क्योंकि 22, 23, 24 में बहुत ही अच्छे कैश फ्लोज इन कंपनीज के जनरेट होंगे, तो इनका जो डेट लेवल है, यानी कि जो इनका कर्जा है, वो सब ये लोग अच्छे से चुका पाएंगे, और इनके पास बहुत ही अच्छा फ्री कैश फ्लो आएगा। यानी कि वो कैश आएगा जो कि ये आगे चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। तो ये तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमने देखा कि अप्रोक्सीमेटली 3x कैपेसिटी अभी तक चाहिए कंजर्वेटिव बेसिस पे। इस 16.5 बिलियन में से करीब 11.5-12 बिलियन हमें इथेनॉल बनाने के लिए चाहिए होगा, सॉरी पेट्रोल में ब्लेंडिंग करने के लिए, और बाकी और जो पर्पसेज हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स और मल्टीपल यूजेस हैं जिसमें हम इथेनॉल यूज़ करते हैं, तो करीब 4-1 बिलियन वहाँ पे चाहिए होगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि टोटल 3x कैपेसिटी हमको चाहिए होगी, जो करंट कैपेसिटी है इथेनॉल की। तो इंडस्ट्री लेवल पे हम देख सकते हैं कि ये ट्रिपल हो जाएगा, और कैपेसिटी ऑलरेडी कंपनीज इतनी सारी डाल रही हैं कि 2025 तक हमें डबल कैपेसिटी इथेनॉल की मिलने लगेगी। जो अभी कैपेसिटी है उससे डबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि ब्राज़ील किस तरह से ग्रो करा है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो ब्राज़ील आज की डेट में 52.5% अपना
इथेनॉल से ही अपने देश का जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में जितना भी यूज हो रहा है फ्यूल्स बायोफ्यूल्स मिला के, उसमें 52.5% शेयर जो है इथेनॉल का है ब्राजील में। तो इंडिया को भी ब्राजील की तरफ देखना चाहिए और वहां से अपना उनको एक आइडिया लेना चाहिए किस तरह से उस कंट्री ने करा, क्योंकि वो इस चीज में काफी हम लोगों से आगे हैं। ब्राजील के पास करंटली हमने कहा है कि 52.5% वो केवल इथेनॉल से चला रहे हैं। और वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं ये समझते हैं। वो 3 तरह से इसको यूज कर रहे हैं। एक तो जो हमने कहा है E20 से मतलब जहाँ पे 20% इथेनॉल ब्लेंड हो रहा है, तो वहाँ पे ब्राजील में अभी जो है करंटली 27%, तो E27 चलता है। एक वहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल चलता है जहाँ पे 85 to 86% इथेनॉल मिलाया जाता है, और एक नॉर्मल चलता है जो कि E15 to 13 रहता है। तो 3 तरह के वहाँ पे पेट्रोल्स दिए जाते हैं, जहाँ पे एक में 85% है, एक में 15% और एक में 27% है। तो सभी व्हीकल्स में आप समझ सकते हैं इथेनॉल वहाँ पे यूज होता है, और पूरे देश की 52.5% फ्यूल रिक्वायरमेंट को ये कंप्लीट करता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फिगर है। तो अगर हम देखते हैं कि FY21 में ब्राजील ने कितना इथेनॉल प्रोड्यूस करा है, 30 बिलियन, यानी कि ये इंडिया ने 3.5 बिलियन करा है। तो ब्राजील ऑलरेडी वहां से 10 गुना है, और ब्राजील का टारगेट है कि वो उसको 30 तक 50 बिलियन लीटर्स तक ले जाए, और इंडिया का टारगेट है वो उसको 11.5 बिलियन लीटर्स तक ले जाए। ब्राजील में जो 56% है वो केन इथेनॉल में यूज होता है, यानी कि जो भी गन्ना आता है उसका 56% वो ऑलरेडी इथेनॉल में यूज करते हैं, और इंडिया में अभी ये मात्रा केवल 25% है। क्योंकि जैसे जैसे ये मात्रा ग्रो होगी कंपनीज को फायदा होगा, उनके एबिटा लेवल्स में काफ़ी अच्छा सुधार आएगा। क्योंकि अगर आप इसका प्रोसेस समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए कि शुगर केन से या तो पहले डायरेक्ट जूस निकलेगा, उस जूस से अगर हम फिर से शुगर निकालते हैं तो हमें एक मोलासिस निकलता है, एक काला लिक्विड निकलता है जिसको हम बी मोलासिस कहते हैं। और इसके बाद अगर हम फिर से इसको बॉयल करते हैं, फिर से करते हैं, तो हम सी मोलासिस निकाल पाते हैं। तो जब हम एक बार जूस से बना लेते हैं और जब बी मोलासिस आता है, अगर हम इसको इथेनॉल में डाइवर्ट कर दें तो कंपनीज को मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो जनरली कंपनीज क्या करती हैं, पहले एक बार शुगर निकाल के फिर बी मोलासिस से इथेनॉल निकालती हैं। आप सी मोलासिस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक्स बताई जाती है वो बेस्ट है बी मोलासिस की, यानी कि इससे जब आप निकालेंगे तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से इंडिया के पास पोटेंशियल है ग्रो करने का, क्योंकि ब्राजील ने बहुत ज्यादा ग्रो करा है। ब्राजील ऑलरेडी हमसे 10 गुना पे बैठा है। तो ये एक इंडिया का पोटेंशियल रोड मैप हो सकता है, किस तरह से इंडिया आगे जाके ये कर सकता है, कितनी यहाँ पे कैपेसिटी लगा सकता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, फ्लेक्स फ्यूल जो होती हैं वो कार्स होती हैं जहाँ पे हम 85% तक इथेनॉल डालते हैं। इनको फ्लेक्स फ्यूल्स कार कहते हैं, और इसमें भी अब हाइब्रिड मॉडल आने लगा है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक से भी चला सकते हैं और इथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल डाल के भी चला सकते हैं। तो अगर हम समझना चाहें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सिंपल पेट्रोल डाल के अगर अपनी कार चला रहे हैं तो वहाँ पे जो CO2 एमिशंस हैं वो है 158 ग्राम्स CO2 पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर चलाने पे हम इतना ज़्यादा CO2 एमिट कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम 27 जो कि ब्राज़ील में है उसमें इथेनॉल मिला दे तो वो 15% रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको हाइब्रिड में डाल दें, हाइब्रिड E27 कर दें, तो हमारा 46% रिड्यूस हो जाता है। यानी कि अगर हम हाइब्रिड कार में इथेनॉल वाला फ्यूल यूज़ करें, फ्लेक्स फ्यूल यूज़ करें E27, तो हम आप समझ सकते हैं 46% अपने कार्बन एमिशंस को सेव कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट क्या है, जहाँ पे हम 82% सेव कर सकते हैं वो है हाइब्रिड फ्लेक्स, यानी कि वो गाड़ियाँ जिसमें इलेक्ट्रिक से भी चल सकती हैं और फ्लेक्स फ्यूल डाल के भी चल सकते हैं, यानी कि इथेनॉल 85 वाला फ्यूल डाल के चल सकते हैं जिसमें 85% इथेनॉल होता है। इन गाड़ियों से जो हमारा कार्बन एमिशन है वो 82% तक रिड्यूस हो सकता है। तो ये एक टारगेट होगा जहाँ पे इंडिया पहुँचना चाहेगा।
और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इससे ज़्यादा CO2 एमिशन देते हैं पर किलोमीटर। तो ये बेस्ट चीज़ है जहाँ पे हम हाइब्रिड फ्लेक्स यूज़ करें, जहाँ पे हम व्हीकल्स में इथेनॉल वाला पेट्रोल डालें और साथ ही साथ उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी ऑप्शन हो। आप चाहें उसको इथेनॉल पे चलाएं और चाहें आप उसको इलेक्ट्रिक पे चलाएं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग को ग्रो करना पड़ेगा अपना इथेनॉल प्रोडक्शन, अगर हमें अपना टारगेट मीट करना है कैलेंडर ईयर 26 तक 20% का टारगेट। तो अभी जो करंट स्टेट है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो गैसोलीन जो पेट्रोल है वो यूज़ हो रहा है 37,400 और जो इथेनॉल यूज़ हो रहा है वो हो रहा है केवल 3030 और जो हमारा रेट आ रहा है ब्लेंडिंग रेट वो केवल 8% का आ रहा है। हम इसको 2022 में अब 10% तक कर लिया तो 39,270 लीटर्स पे हमें 3,927 इथेनॉल लगता है, यानी कि 10%। लेकिन जब हम इसको ग्रो कर देंगे 9,600 मिलियन लीटर्स और यहाँ पे 48,000 मिलियन लीटर्स हमारा टोटल पेट्रोल लगेगा, लेकिन उसमें हम 20% ब्लेंडिंग करने लगेंगे, तो हमें जो गैसोलीन यानी कि पेट्रोल की कंजम्पशन होगी उसका जो CAGR अगले साल 4 साल का होगा वो केवल 7% होगा और जो इथेनॉल का CAGR होगा वो 25% का होगा। यानी कि हमें 25% से हर साल ग्रो करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को कैपेसिटी लगानी पड़ेगी, जिससे कि हम अपनी जो ब्लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर सकें। तो आप समझ सकते हैं कोई इंडस्ट्री अगर 25% से ग्रो होगी तो उसके अंदर सभी कंपनीज को एक बहुत ही अच्छा मौका है ग्रो करने का। अब जो भी एफिशिएंट कंपनीज हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती हैं। तो इसमें हमने देखा है कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे नई कैपेसिटीज़ आ रही हैं, कितनी वो नई कैपेसिटीज़ हैं, अभी उनकी कैसी डेट रेशियोज हैं, कितना कर्जा है, क्या प्रोमोटर होल्डिंग है। तो अगर हम इसको देखते हैं कि हमें 20% ब्लेंडिंग अगर पूरी करनी है तो हम इथेनॉल से, शुगर सेक्टर से कितना इथेनॉल हमें मिल रहा है। हमें चाहिए 5,500 मिलियन लीटर्स और दूसरे कामों के लिए इथेनॉल के अलावा भी हमें चाहिए अराउंड 1,300 मिलियन लीटर्स। तो इसमें से ये शुगर सेक्टर से आएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, हम जो भी गेहूं, जो अनाज बच जाता है, जो ख़राब हो जाता है, राइस, उन सब से भी इथेनॉल बना सकते हैं। वो इथेनॉल हमारा 4,100 लीटर्स हमें बनाना पड़ेगा, जो कि हमें टोटल 9,600 लीटर्स होगा जो कि हम इथेनॉल में यूज़ करेंगे और 3,300 मिलियन लीटर्स होगा जो हम दूसरे कामों में यूज़ करेंगे। तो टोटल जो हमारा इथेनॉल सप्लाई होगा वो 12,900 मिलियन लीटर्स होगा। इसमें से हम देखेंगे कि अभी जो करंट कैपेसिटी है, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, वो कितनी है, अराउंड 4,260 मोलासिस बेस्ड है यानी कि शुगर बेस्ड है, और ग्रेन बेस्ड कितनी है 2,540। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनसे 930 और कैपेसिटी ऐड हो जाएगी शुगर मोलासिस बेस्ड। तो हमें नई कैपेसिटीज ऐड कितनी और करनी पड़ेंगी, टोटल 2,400 मिलियन लीटर्स की कैपेसिटी यहाँ ऐड करनी पड़ेगी और 4,000 मिलियन लीटर्स की कैपेसिटी हमें ग्रेन बेस्ड ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके हमें जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो पूरा होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारी कैपेसिटी बढ़ के हो जाएगी 7,590 मिलियन लीटर्स और यहाँ पे 6,540। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है 12,900 मिलियन लीटर्स का, वो हम पूरा कर पाएंगे क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 14,000 मिलियन लीटर्स के करीब। तो इस तरह से पूरी इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा ग्रो करने का पोटेंशियल है, क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है अगले 4 सालों में बहुत बड़ा है। तो अब हमने देखा कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो इसका बेनिफिट उठा सकती हैं, और हमने उनको 5 पैरामीटर्स पे रेट करा। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें जो कंपनीज आ रही हैं इनको ही लें, लेकिन आप इस टेबल को देख के एटलीस्ट उनमें पढ़ना शुरू कर सकते हैं, उनको देखना, उनको रीडिंग करना शुरू कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैंने इसमें 5 पैरामीटर्स लिए हैं। एंटरप्राइज वैल्यू पूरी कंपनी की वैल्यू है कि आज की डेट में जितनी उनकी मार्केट कैप है और जितना उनका कर्जा है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो वो उनकी एंटरप्राइज वैल्यू आएगी। फिर मैंने निकाला कि डेट इज टू ईवी यानी कि उनका कर्जे से एंटरप्राइज वैल्यू का रेशो क्या है, लास्ट 6 महीने में उन्होंने क्या एबिडा करा है, लास्ट 12 महीने में क्या एबिडा करा है, और उनकी ईवी टू एबिडा रेशो क्या है, यानी कि उन्होंने कितना
प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया और क्या उनकी एंटरप्राइज वैल्यू है, इसका रेशो हम देखेंगे। जितना ये रेशो कम है मानी कि हमें वो कंपनी उतनी ही रिलेटिवली चीप मिल रही है मार्केट में, लेकिन जरूरी नहीं है कि चीप है तो वो बेटर होगी, क्योंकि हमें और पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे कि उनका डेट कितना है, उनकी शेयर होल्डिंग कितनी है, उनकी रिटर्न रेशियोज कैसी हैं, और उनकी कैपेसिटी क्या प्लान है, वो अपनी कैपेसिटी को कितना बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल 20 कंपनीज मैंने ली हैं। श्री रेणुका शुगर, कोस्टल कॉर्पोरेशन, बनारी अमन, बलरामपुर चीनी, ग्लोबस स्प्रेट, इंडिया ग्लाइकोल, बीसीएल इंडस्ट्रीज, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, गुलशन पॉली, डालमिया शुगर, विश्वराज शुगर, द्वारकेश शुगर, अवध शुगर, मवाना शुगर, धामपुर शुगर, बजाज हिंदुस्तान, उत्तम शुगर, ईआईडी पैरी, राणा शुगर और डीसीएम श्रीराम। तो अगर हम देखते हैं मार्केट कैप सपोज करिए इसकी 7000 करोड़ है, 4800 करोड़ का डेट है, तो इसकी एंटरप्राइज वैल्यू हो गई अराउंड 12000 करोड़। तो अगर हम इनकी डेट टू एबिडा रेशियो निकालेंगे तो वो आएगी 41%, यानी कि इस कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि कंपनी अच्छा कर सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनी अच्छा नहीं करेगी, लेकिन मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम देखते हैं तो इनके ऊपर कर्जा काफ़ी है। सिमिलरली हम और कंपनीज के साथ अगर इसको कंपेयर करते हैं तो हम देख रहे हैं कि 28%, 22%। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसी कंपनीज जहाँ पे हमारी डेट टू ईवी रेशो कितने 10% या 10% से कम हो, यानी कि जो हमारा कर्जा हो केवल 10% हो टोटल एंटरप्राइज वैल्यू का, तो उनमें ऐसी कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। तो उसमें कंपनीज आती हैं बलरामपुर चीनी, उसमें कंपनी आती है ग्लोबस स्प्रेट, उसमें कंपनी आती है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, गुलशन पॉली, दालमिया शुगर। तो ऐसी 5 ही कंपनीज आती हैं, क्योंकि बाकी सब की जो डेट है या कर्जा है वो 10% से ज़्यादा है। ये एक मैं आपको पैरामीटर्स बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आप भी ये पैरामीटर्स लें, आप इसको स्टडी कर सकते हैं कंपनीज को आगे कि आपको कौन सी कंपनीज लेनी है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि कंपनी के ऊपर कितना डेट है। हालांकि बहुत सारी कंपनीज जब आगे कैश फ्लोज होंगे तो अपने डेट को चुका पाएंगे, लेकिन अगर हमें सेफ खेलना है तो हमें ऐसी कंपनीज में बने रहना चाहिए जहाँ पे डेट कम है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हो सकता है जहाँ पे आप कंपनी को जज कर सकते हैं। सिमिलरली हम देख रहे हैं कि पास्ट 12 मंथ्स में कितना इन्होंने एबिडा करा, कितना प्रॉफिट कमाया। हालांकि कंपनीज आगे जाके इनका एबिडा बढ़ेगा और जो इनकी रेशोज है वो और अच्छी हो जाएंगी, लेकिन एज ऑफ नाउ करंटली स्टैंड करती हैं उसके हिसाब से जिन कंपनीज का ईवी टू एबिडा 10 के नीचे है मैं वो कंपनीज कंसिडर करना चाहूँगा। तो ऐसे में मैं कंसिडर करूँगा बीसीएल इंडस्ट्रीज, गुलशन पॉली, दालमिया शुगर, विश्वराज शुगर, द्वारकेश शुगर, अवध शुगर, मवाना शुगर, धामपुर शुगर, बजाज हिंदुस्तान। तो ये सभी कंपनीज हैं जहाँ पे हम ईवी टू एबिडा रेशो इनका 10 से कम है, लेकिन हम चाहते हैं ऐसी कंपनीज जहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न हो 60% से ज़्यादा। तो हमने देखा श्री रेणुका शुगर, इंडिया ग्लाइकोल, बीसीएल इंडस्ट्रीज, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, गुलशन पॉली, दालमिया शुगर, ईआईडी पैरी, मवाना शुगर एंड अवध शुगर। इन कंपनीज की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 60% से ज़्यादा है। अगर हम रिटर्न रेशोज पे देखते हैं और हम कहते हैं कि हमें रिटर्न रेशोज उन्हीं कंपनीज का चाहिए जहाँ पे रिटर्न रेशोज 15 के ऊपर है, तो हम देख सकते हैं कि रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी, ग्लोबस स्प्रेड्स, इंडिया ग्लाइकोल, बीसीएल इंडस्ट्रीज, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, उत्तम शुगर, ईआईडी पैरी एंड राणा शुगर। तो इन सभी कंपनीज की जो आरओसी है वो 15% से ज़्यादा है। सिमिलरली हम वो कंपनीज चाहते हैं जहाँ पे कैपेसिटी 100% से ज़्यादा हो जाए। तो हमारी जो अभी की कैपेसिटी है वो है 720 KLPD यानी कि किलो लीटर्स पर डे, और हमारी जो एक्सपेंडेड कैपेसिटी है वो है 14,000 KLPD यानी कि 1400 किलो लीटर पर डे। तो हमारी जो कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है वो 194 यानी कि 3 गुना हो रही है। सिमिलरली बलरामपुर चीनी में भी ये 3 गुना हो रही है। सिमिलरली इंडिया ग्लाइकोल में ये 125 यानी कि 2 गुना से भी ज़्यादा। सिमिलरली बीसीएल इंडस्ट्रीज में भी ये 3.5 गुना हो रही है। सिमिलरली त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी 3 गुना हो रही है। गुलशन पॉली में तो ये 9 टाइम्स हो जाएगी, यहाँ पे भी ये डबल हो जाएगी, यहाँ पे भी डबल हो जाएगी, यहाँ पे भी डबल हो जाएगी। तो मवाना शुगर, द्वारिकेश शुगर, दालमिया शुगर, यहाँ पे भी ये अप्रॉक्सीमेटली डबल हो जाएगी। तो हम इन कंपनीज को कंसिडर कर सकते हैं जहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंड हो रही है। तो अगर हम
देखते हैं कि हम पांचों पैरामीटर्स पे देखते हैं तो हमारी कौन सी कंपनी आती है, गुलशन पॉली। लेकिन ये कोई आपको खरीदने या बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं केवल बताना चाहता हूँ आप क्या क्या पैरामीटर्स को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। गुलशन पॉली सभी पैरामीटर्स पे खरी उतरी है, लेकिन आप और भी कंपनीज ले सकते हैं। से हम कहते हैं कि अगर हम बलरामपुर चीनी लेना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि बलरामपुर चीनी भी 3 पैरामीटर्स पे सही है। केवल प्रॉब्लम क्या है, ईवी टू एबिडा रेशो, लेकिन अच्छी कंपनीज के लिए जो ईवी टू एबिडा है वो हम थोड़ा महंगा देने के लिए तैयार हैं। और शेयर होल्डिंग में हमें देखना होगा कि क्योंकि इनकी शेयर होल्डिंग बहुत सारी डीआईआई और एफआईआई के पास है तो इसलिए भी प्रमोटर होल्डिंग इनकी कम हो सकती है, तो ये कंपनी कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप केवल इन पैरामीटर्स में मत जाइए, हम इंडिविजुअल कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं इस बेसिस पे। तो ये आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए किसी भी कंपनी को देखने के लिए। आप ये टेबल खोल के देख सकते हैं कि हाँ ये कंपनी मैं स्टडी करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं बजाज हिंदुस्तान मैं स्टडी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे 74% इनका कर्जा है, तो कर्जा बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कंपनी अच्छा करे लेकिन मुझे इतने कर्जे वाली कंपनी नहीं लेनी है। सिमिलरली विद अवध शुगर, मवाना शुगर, विश्वराज शुगर, तो यहाँ पे जो इनकी डेट लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इतने ज़्यादा डेट लेवल से, तो यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं इस तरह से कुछ कंपनीज को। तो ये 4-5 पैरामीटर्स हैं जिसमें हमने देखा है कि किस तरह से कंपनी स्टैंड होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी आपको कि जो अब अच्छा कर सकती हैं। जैसे कि बीसीएल इंडस्ट्रीज़ है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हालांकि इनका डेट लेवल ही बहुत ज़्यादा नहीं है, 15% है, लेकिन क्योंकि हमने 10% का स्क्रीन रखा था इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ। ये ईवी टू एबिडा टर्म्स में भी सही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, रिटर्न रेशोज भी अच्छी हैं और कैपेसिटी एक्सपेंशन भी अच्छा है। तो इस तरह से आप इंडिविजुअल कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ पे मैं ले सकता हूँ। मैंने ये समझा है कि क्यों ये पूरी एक इंडस्ट्री री रेटिंग के फेज पे जा रही है। काफ़ी मार्केट इसको लेके उत्साहित है क्योंकि कच्चे तेल का भाव लगातार बढ़ रहा है और क्योंकि ये युद्ध चल रहा है तो इस समय कच्चे तेल में आग लगी पड़ी है और इससे इथेनॉल पे फोकस गवर्नमेंट का बढ़ रहा है। पूरी इंडस्ट्री को इसमें बेनिफिट होगा। ये सभी प्लेयर्स हैं जो आगे कैपेसिटी और ज़्यादा लगा रहे हैं। तो हमें देखना है कि कहाँ पे डेट लेवल्स कंट्रोलेबल है, ईवी टू एबिडा रेशो अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं और आगे जाके क्योंकि कैपेसिटी बढ़ रही है तो अच्छा रेवेन्यू बढ़ेगा, इंटर्न अच्छा एबिडा बढ़ेगा, इंटर्न कंपनी के वैल्यूएशंस और अच्छे होंगे, मार्केट कैप बढ़ेगा, इंटर्न आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा इन शेयर्स में। तो काफ़ी हॉट सेक्टर है। मैंने कोशिश करी है बताने के लिए क्या ये सेक्टर किस फेज से जा रहा है, क्यों इतना अच्छा इंक्रीज मिल रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल कंपनीज किस तरह से स्टैंड करती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।